जो अपने आप में, देखिए मैं नहीं बताऊँगा अपने आप में वो क्या है, बस इतना बताता हूँ, वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे उनसे प्रशासनिक सेवाओं के अनुभव का और प्रशासनिक अधिकारी बनने से पहले के अनुभव का, फिर उनके कृतित्व पर चर्चा करेंगे जो बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत आनंद आने वाला है। देर तक दूर तक हमारा साथ दीजिए, पूरा एपिसोड देखिए हमारे हेमंत कुमार द्विवेदी जी का। तो हेमंत कुमार जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपने हमें अपने कार्यक्रम में बुलाया। हेमंत जी, कोई भूमिका नहीं, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, देखिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो तो आज भी बहुत बड़ी संख्या है जो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। हमारे घर में ही, हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रीलिम्स दे के, मेंस दे के आए, इंटरव्यू में नहीं हुआ। कुछ लोग इंटरव्यू दे के आए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपसे प्रेरणा, देखिए जो हो चुका, प्रेरणा तो उसी से ली जाएगी। तो आप एक तरह से, जो हमारी पीढ़ी इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो कहीं से डिप्रेशन में भी हैं, कहीं से उदास भी हैं, कहीं से निराश भी हैं। तो सबसे पहले उनके लिए आपका संदेश, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके क्या क्या सोपान रहे, कैसे 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 करके आप इतने बड़े अधिकारी हुए। बहुत धन्यवाद। मेरा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें अपने को एसेस करना चाहिए कि हम किस कार्य के लिए हम बने हैं। कहा जाता है कि हमारी उत्पत्ति का, इस ज़मीन पर हमारी उत्पत्ति का एक निमित्त होता है कि हम किस चीज़ के लिए आए। यह आवश्यक नहीं कि हम प्रशासनिक सेवाओं के लिए आए, यह आवश्यक नहीं कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आए। आप देखिए कि आपको कैसा लगता है, आप क्या चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे अखिल भारतीय स्तर से बहुत सारे लोग बैठते हैं, आवेदन करते हैं, और अब स्क्रीनिंग ही इतनी कठिन हो गई है, जिसे हम लोग प्रिलिमिनरी कहते हैं, वो इतना कठिन हो गया है कि आप देखेंगे उसे तो आपको लगेगा श्योरली कि बिना डीप स्टडी किए हम प्रिलिमिनरी क्रॉस नहीं कर सकते, जो कि एक पहली सीढ़ी है। प्रिलिमिनरी के बाद भी रास्ता इतना आसान नहीं है। प्रिलिमिनरी के बाद जो रास्ता है उसमें और डीप स्टडी चाहिए, और फाइनली जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू ऑफ कोर्स ये आपके व्यक्तित्व का, आपके पर्सनालिटी का परीक्षण होता है। तो कई बार इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं लोग आ पाते हैं, बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो हताश हो जाते हैं। हताश इसलिए हो जाते हैं कि उन्होंने 2 साल अनवरत मेहनत किया है। आप अक्सर पढ़ते होंगे इंटरव्यूज़ में कि फलां लड़की या लड़का 5वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया या चौथे में किया। ये कैसे होता है? ये तभी तो होता है जबकि वो लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। एक बहुत साधारण सी कहानी सुनाते हैं महाभारत से कि द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों से पूछा, धनुष बाण देके, इस पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, जरा निशाना लगाओ। तो सारे बच्चों ने देखा। गुरुजी ने पूछा कि आपको क्या दिखता है? कि गुरुजी पेड़ भी दिखते हैं, इसकी डालियां भी दिख रही हैं, पत्ते भी दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहा है। तो कहा कि नहीं ठीक है, अब दूसरा तुम लगाओ। ऐसे करके वो सभी से लेते गए। फाइनली अर्जुन से पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है? कहा गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। कहा निशाना लगाओ। निशाना लगाया और वो जो टारगेट था वो नीचे आ गया।
सर इसमें एक प्रश्न उत्पन्न होता है आपकी इस कहानी से। इतने लोग थे और विशिष्ट लोग थे उसमें, सबको तो द्रोणाचार्य सिखाते नहीं थे। इतने विशिष्ट लोगों में से तीर की नोक और चिड़िया की आँख सिर्फ अर्जुन को दिखी, लेकिन जो प्रीलिम्स पास करके आया है लड़का IAS में, वो 15,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, 13,000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो आप मान के चलिए उनको तीर की नोक और चिड़िया की आँख दिखी थी। और आपने स्वयं बताया कि बहुत कठिन परीक्षा होती है, तो उन्होंने तो साहब तीर चलाने लायक, हिट मारने लायक तो सब थे। अब हिट मारने वाले में कैसे जो है फिटेस्ट निकालना है। और देखिए जो फॉर्मेट है परीक्षा का, जो फॉर्मेट है IAS का या PCS का, वो इंटायर फॉर्मेट ही हमारा वो टारगेट है, वो चिड़िया की आंख है। वो मात्र प्रिलिमिनरी तक लिमिटेड नहीं है। अर्लियर जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिलिमिनरी पर इसलिए फोकस करते हैं कि अगर ये पहला पायदान पार नहीं हुआ तो आगे आप कुछ नहीं करेंगे। तो प्रिलिमिनरी एक पड़ाव है। दूसरा पड़ाव उसका मेन एग्ज़ाम है, रिटन है, जिसमें आपका अगेन वास्ट नॉलेज चेक किया जाता है। ये दो तो एग्ज़ाम हैं। इन दोनों परीक्षाओं में जब आपने पास आउट कर लिया तो तीसरा एक एग्ज़ाम होता है जो परीक्षा से अलग होता है। वो ये होता है कि 5 लोग 6 लोग एक सिंगल परीक्षार्थी के पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? जब आप घुसते हैं तो चेयरमैन बहुत साधारण से सवाल आपसे करते हैं। अच्छा, आप कन्नौज से आए हैं? अच्छा, आपका मीडियम हिंदी रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। वो आपको ईज आउट करते हैं उस माहौल से, उस डरावने मंजर से जिसमें कि आप बैठे हुए बाहर जब थे तो क्या क्या सोच रहे थे, वो ईज आउट करते हैं। अच्छा, आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स ये थे, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, कैसे हैं, ये जो फैक्ट्स हैं ये नरेट किया जाता है मेंबर्स के लिए। और उनमें से जो जिस स्पेशलिटी का होता है वो चीज़ को वो पकड़ लेता है कि हमने इस पे बात करनी है। ये दरअसल एक बात होती है जिसमें हम लोगों को कोई टेंशन नहीं रखना है। अब IAS सेवा में एक कंबाइंड परीक्षा होती है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लोग भी उससे जाते हैं, पुलिस सर्विस से भी जाते हैं। हाँ, उसमें IRS भी बनते हैं, रेलवेज भी जाते हैं। तो उसमें वो ये जानना चाहते हैं कि आप किसके लिए सबसे फिटेस्ट हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है अभी। हो सकता है ऐसे उदाहरण हैं कि आपका रिटन में इतने ज़्यादा मार्क्स हों कि बहुत नॉमिनल मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिले तो भी आप हो जाएंगे IAS। ऐसा भी हो सकता है। तो ये उसकी चॉइस है। अब फॉरेन सर्विस जहां आया तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपसे जरूर कोई उसमें विशेषज्ञ होगा जो आपसे पूछेगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, इंटरनेशनल रिलेशंस पर, जियो पॉलिटिक्स पर वो आपसे पूछेगा। तो ये मान के चलिए कि पूछेगा। आपके कोर सब्जेक्ट्स जो ग्रेजुएशन में थे उस पर भी पूछेगा। और ये सवाल बहुत सिंपलर होते हैं, इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। उदाहरण के लिए, आपका एयर कंडीशन किस सिद्धांत पर काम करता है? अब आपने इंजीनियरिंग पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन बताइए ये कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है? आपका फला चीज़ किस सिद्धांत पर करती है? क्या जो एयर कंडीशन में सिद्धांत होता है वही रेफ्रिजरेटर में होता है? स्पेस में जब आप घूमते हैं तो नीचे से जो ग्राउंड सेंटर से जो निर्देश दाता है उसकी स्क्रिप्ट कैसी होती है? हालांकि ये बहुत टेक्निकल सवाल है तो वो स्पेस तक आते नहीं हैं,
लेकिन जो भी सवाल होते हैं उनके, वो एक, अगर बच्चा जैसे फ्रिज का, एसी का या इस तरह का पूछा, इवन स्पेस साइंस पूछा, अगर कोई जो है एमएससी फिजिक्स से करके बैठा हुआ है तो उसके लिए बहुत आसान है। हाँ लेकिन असली बात परीक्षा उसकी है जो आउटसाइड से पढ़ के लड़का आया है, तो उसने भी तैयार किया है, तो दे आर वेरी सिंपल एलिमेंट्री क्वेश्चंस। एक सब चीज़ जो जानना चाहते हैं, क्वेश्चन उन्होंने पूछे, एंड इफ़ यू आर रियली प्रिपेयर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आंसर। अभी बात आती है कि पर्सनालिटी को जज करते हैं, हाउ दे डू इट। देखिए, जैसे कि हमारा सोशियोलॉजी है, ये एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। हमें लगता है कि हम लोग सोशियोलॉजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने डीपली सोशियोलॉजी पढ़ी है तभी आप बता पाएंगे कि जो हमारा सोशल डायनेमिक्स है, पर्टिकुलरली इन इंडिया, इसके ऊपर भी वो चीज़ें ले सकते हैं कि ये वही ये कैसे हम लोग एस्यूम कर लेते हैं कि नहीं, सोशल डायनेमिक्स में यह चीज़ भी आता है। एक तो चीज़ ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि कोई सवाल, कोई प्रश्न उनका अगर हमको लगता है कि शायद हम इसका जवाब प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे, तो आप ये बोल दीजिए कि हम इसको बहुत क्लियर, तो वो कुछ जैसे करते हैं अमिताभ बच्चन के शो। हाँ, कि हमको इसका प्रॉपर रिप्लाई नहीं आता है। वो कह सकते हैं कि नहीं, जितना भी आता है आप बताइए। तो आप बताइए कि मेरे विचार से ये इस तरह से है। ये सवाल जवाब का सेशन नहीं है। इंटरव्यू इज नॉट ए सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये सेशन ये करता है कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी कैसे सबमिट होती है उनके सामने। तो इट इज़ मोर ए थिंग वेयर योर कल्चर, योर बिहेवियर, योर system of communication, all those things count apart from giving right answers. And बिल्कुल। तो बच्चों देखिए, जो बन चुका है उसका एक्सपीरियंस लेना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो हमारे सर हेमंत जी बन चुके हैं, और बन ही नहीं चुके हैं, पूरी नौकरी पार करके रिटायर भी हो चुके हैं। तो आपका अनुभव आपके काम आएगा। और सबसे बड़ी बात, तीसरे अटेम्प्ट में कोई होता है, कोई चौथे में होता है, कोई पांचवें में होता है। आपने कहा कि जो मैं सम अप कर रहा हूँ सर की अब तक की बातों को, उन्होंने कहा कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, आप क्या बन सकते हैं, और अगर आपको लगता है आप बन सकते हैं तो आप ज़रूर प्रयास करिए। और ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, नहीं हुआ है, तो उसमें दो चीज़ें, जो आपके प्रश्न हैं जो आपको पूछे जाएंगे, उसके लिए उतना वरीड मत होइए जितना आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वरीड होइए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपने रिटन में क्वालिफाई किया है, उसमें से कुछ चीज़ें आप लिख के आए होंगे, और कुछ चीज़ें जो नहीं आई एग्जाम में वही सब काम आने हैं। कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछेंगे, और अगर रॉकेट साइंस भी पूछेंगे तो रॉकेट साइंस में क्या है यार, बोतल में लगाओ रॉकेट, नीचे से माचिस लगाओ और उड़ जाएगा। तो इसलिए रॉकेट साइंस भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दृढ़ निश्चय करो और अपने आप को मोटिवेटेड रखो। एक मेरा दोहा भी है, सुना देता हूँ। मोटिवेशन की बात है तो, जो चाहो बन जाओगे, जो चाहो बन जाओगे, रख मन में विश्वास, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश। बच्चों, ये चीज़ को की पॉइंट बना लो, और अपने मेरे इस दोहे को याद करके, और नहीं तो एक स्लिप पे लिख के अपने स्टडी रूम में लगाओ। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है,
या जो भी बनना है, एक बड़ा सा नोट बनाओ, अच्छा सा खूबसूरत सा कंप्यूटर ग्राफिक्स करके अच्छा सा प्रिंट निकालो और अपने कमरे पे लगा दो, आई एम IAS, आई एम IPS, आई एम IFS, आई एम IRS लगा लो भाई साहब, और आज जाते आते जाने अनजाने पढ़ते रहो और आप बनोगे। ये तो हमने टोटका भी आपको बता दिया। अब सर आप बन गए, लेकिन बनने से पहले की जो जर्नी रही, और इलाहाबाद, जैसा कि आपने बताया कि इलाहाबाद की तैयारी किया आपने, तो इलाहाबाद की तो सारे बच्चों की जर्नी करीब करीब एक जैसी होती है। कहीं कहीं से लोग आते हैं, कोई आप तो फर्रुखाबाद से आए, कोई प्रतापगढ़ से आता है, कोई सुल्तानपुर के बॉर्डर से आता है, कोई हॉस्टल में रहता है, कोई हॉस्टल अफोर्ड नहीं कर सकता तो डेलीगेसी में आता है। एक फिल्म मैंने लिखी थी, चितकबरे द शेड्स ऑफ ग्रे करके, उसमें एक मेरा गाना था। तो उसमें हॉस्टल के तमाम बच्चे हैं, उसमें गाना कुछ ऐसा था, शान ने गाया था, आज चले हैं हम फिर जीने बीते दिन दोबारा, एक एक हंसी मिले तो फूटे खुशियों का चौबारा, आज करेंगे हम वैसा ही जब जैसा दिल बोलेगा, हमें देखकर वापस आते वक्त भी कुंडी खोलेगा, और सजेगा आज रात में खुशियों का चौबारा। इस गाने में हमको याद नहीं है कि याद करेंगे कैंटीन के चाय समोसे छोले, और जो उसका खाता था, जो बेचारा देता था, उसका खाता भी शायद अभी तक खुला हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों का बंद भी हो जाता है, जब वो कुछ बन जाते हैं, आते हैं, नॉर्मली बंद ही हो जाता है। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जो जर्नी है कि पैसे की शॉर्टेज, मोटिवेशन जो मिलता है हमें अपने सीनियर्स से, और एक इलाहाबाद के बारे में कहावत है कि अगर आप अच्छे बच्चों के साथ किसी अच्छे हॉस्टल में आप पहुंच जाए, तो अगर आपके हॉस्टल से 6 बच्चे IAS निकल रहे हैं तो 8 बच्चे PCS तो पक्का है, वो भी निकल जाएंगे। अगर वो भी नहीं निकल रहे हैं तो इंस्पेक्टर तो हो ही जाएंगे। तो ये थोड़ा सा बताइए, पुराने जो भी इलाहाबाद के साथियों, किसी भी हॉस्टल में आप लोग रहे हैं, याद करिए अपना जमाना, सर बताएंगे। अब हम लोग बहुत शोई हो गए हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारी सोसाइटी बहुत शोई हो गई है। इस समय हमारे अपने हॉस्टल में मैं अदा कदा 2-4 साल 10 साल पे जाता रहता हूँ। हम लोग अब स्कूटर और बाइक तो बहुत सभी बच्चे मेंटेन करते हैं, और तत्समय ये बात नहीं थी। हमारे सादगी पूरे माहौल में थी। ये इमरजेंसी समाप्त होने के बाद का समय था, जबकि डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा था। हम लोगों का जो मैक्सिमम हम लोग जिसे कह दें कि कंफर्टेबल रहते थे, तो वो साइकिल से, जो कुछ पैसे प्रति घंटे के लिए मिलती थी। साइकिल से हम लोगों ने पूरा इलाका देखा उसका, प्रयाग का, और वही हमारे लिए साधन था, या रिक्शा, क्योंकि हमारे प्रोफेसर तक रिक्शे में आते थे। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हमारे प्रोफेसर्स में ऐसे लोग शामिल हैं जो अपने अपने विषय में बहुत नामचीन हैं। उदाहरण के लिए कुछ नाम लेता हूँ। प्रोफेसर त्रिविक्रम पति, ये गणित में ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी रहे, और अभी भुवनेश्वर विश्वविद्यालय उड़ीसा में इनके नाम से एक सीट इस्टेब्लिश है मैथमेटिक्स की। बहुत सारे और फिजिक्स में लोग थे, जिसमें कि कुछ एक अभी हैं, मुरली मनोहर जोशी,
और ढेर सारे लोग हैं जिनका कि बहुत इन्फ्लुएंस जिन्होंने हम लोगों पे किया है इन्होंने। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आपके सामने समस्या आती है रोजी रोटी की, और उसमें हॉस्टलर का सबसे कठिन तपस्या शुरू होती है। खाते पीते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, और वो कितना दिन उधार रहता है, कैसे चलता है, यह एक साथ सबसे ट्रेजिक और सबसे ड्रीमी लाइफ का पार्ट है। ये सभी के साथ होता है। नहीं, इसमें सर एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि आपको उधार देने वाला, चाहे वो किताब वाला हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो पान वाला हो, तो ये कभी कभी हमें लगता है, और हम लोग भी इलाहाबाद का ही हुए तो गुजरता भी हूँ वहाँ से, ये बड़े बड़े आईएएस से बड़े आईएएस होते हैं, ये इतने रिसोर्सफुल लोग होते हैं कि आप तो स्वयं में आईएएस बने हैं, उन्होंने अपने आँख के सामने कितने लोगों को आईएएस आईपीएस बनते हुए देखा। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा एक सूरज महाराज हमारे यहाँ थे, जिनको कि हम लोग बड़े ही दुर्दिन में, जब भोजन नहीं मिलता था तो उनके यहाँ जाते थे, और उनका जैसे हम लोग कहते हैं भोजनालय हर समय खुला रहता था। किसी भी समय जाएं, सूरज महाराज आपका पेट भरा दें, और कभी पैसे नहीं मांगे। हमने कहा कि सूरज महाराज आपका काम कैसे चलता है, हम लोग तो कुछ जब नहीं होता है तो कुछ दे नहीं पाते हैं। कहे साहब आप कहीं नहीं चले जाएंगे, आप लौट के देंगे आगे हमें। एक किस्सा उन्होंने हमें सुनाया कि एक साहब जो हैं बहुत दूर से आए। हमने कहा कहाँ से आए? कहे वो केरल में थे और बड़ा भारी पद पे थे। वो आए और उन्होंने कहा कि सूरज महाराज अभी हैं? तो लोगों ने कहा कि हैं। कहा कि मैं जाके खाना खा के आता हूँ। तो अमूमन हम लोग सिविल लाइन्स में निकल जाते हैं, किसी को जॉब लग जाती है हाई लेवल की, सिविल लाइन्स में खाते हैं पीते हैं। लेकिन ऐसा हॉस्टलर्स के साथ नहीं होता है। वो आए, सूरज महाराज के मेस में गए, खाना खाया। ये सूरज महाराज के शब्दों में बता रहे हैं। और जब चलने लगे तो तत्समय उन्होंने 75-76 में 10,000 रुपये सूरज महाराज को दिए। कहे साहब हमारा तो कुछ था ही नहीं। कहा कि तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं हमें, हमने इतना खाया है आपके यहाँ और उस समय पैसा नहीं दिया। अब ये 10,000 रुपये रखिए, हमें नहीं तो बाद में लगेगा कि अभी सूरज महाराज का उधार है हम पे। हमने भी चुकाया उनका, हमने और भी कई लोगों के चुकाए। ये सब बाद में होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सूरज महाराज जैसे, सूरज महाराज तो एक नाम है, इलाहाबाद में इस तरह से बहुत से व्यक्ति हैं, अगर आपके ऊपर पुलिस अन्याय कर रही है, आपको बहुत जगह से परेशानियां आ रही हैं, इन लोगों से फ़ोन करा दीजिए। ये करीब करीब जो है पूरे देश भर के अधिकारियों को जानते हैं। तो भैया ज़रा से देख लीजिए, बताइए, जो है हमारे परिचित हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब मोबाइल का समय हो गया, उस समय मोबाइल नहीं था। उस समय फ़ोन ही बहुत कम थे। अब ये हो गया है कि वो देश भर में फैले कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स को जानते हैं, और अभी भी उनसे अवधि में बात करते हैं कि सरकार ये देख लीन जाए, बड़ा अच्छा लड़का है। और पुलिस पकड़ ले गई कर्नलगंज का। अब पहले उस समय थाना कर्नलगंज ही था। यूनिवर्सिटी वालों के लिए तो पूरा शहर का एसएसपी बैठता था कर्नलगंज। अब अच्छा, कर्नलगंज पुलिस भी, मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे कई साथी वहाँ डिप्टी एसपी थे रहे और ज़िले के कप्तान रहे। कर्नलगंज वाले भी अमूमन लड़कों को बेशक कहीं कोई समस्या हो रही हो तो पकड़ के ले आएँ और बैठा लें,
लेकिन मैंने नहीं देखा कि गंभीर कोई समस्या हो गई हो तब उन्होंने बंद किया, नहीं तो कभी नहीं। 4 घंटे बैठाया, खुद ही लड़के कहते हैं कि अब इंस्पेक्टर साहब अब छोड़ दीजिए हमें, कह नहीं अभी लिखा पढ़ी करने जा रहे हैं। तो और फिर उसका बिल्कुल, अरे अब तो आपके लड़के जैसे हैं, बच्चे जैसे हैं। वो भी जानता है कि ये पढ़, कहीं मानते भी हैं वो, हाँ मानते भी हैं, वो जानता है कि अगर हम कैरियर खराब ना हो जाए इसका। तो बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं, भरा पड़ा है। कर्नलगंज थाने के आज भी इंस्पेक्टर साहब जो भी हो सुनिए, अगर आप वैसे ही हैं तो ठीक है, कर्नलगंज थाने के इंस्पेक्टर को बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है और बहुत जगह पे जो है एक ही आँख खोल के जो है नौकरी करनी पड़ती है, बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। तो आप लोग भी ध्यान देते ही होंगे, खास बात। हाँ बेशक, कितने भी अगर कोई हम लोग समस्या क्रिएट करते हैं प्रशासन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो लाठी चार्ज करने में कोई देर करते हों। ये बहुत पहले की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी विभाग में आई थी। हाँ और पहले की, वो इंदिरा जी आई थी तो उस एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी में डिपार्टमेंट में थी और वहाँ से समस्या शुरू हुई। तो आप यकीन जानिए कि पुलिस मजबूरन उसको लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि उसमें पूरी जिले की फोर्स वहीं खड़ी थी। और जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ऐसे लोग भी मैंने अपनी भाग चले और मैंने देखा कि हॉलैंड हॉल की इतनी ऊंची बाउंड्री को पार कर गए। ये क्राइसिस में असाधारण मैंने फुर्ती का प्रदर्शन देखा। और कितने ही लोग ऐसे हैं जो बाद में जज हुए, बाद में उनका कितने सीनियर एडवोकेट हैं जो करंट में हैं, मैं जानता हूं, जिन्होंने एक लाठी 2 लाठी खाया है। लेकिन ये उस समय की बात है, वो उतना हुआ पार्ट हम लोगों ने फाल्ट किया था, उसका प्रसाद मिला, प्रसाद जान के सभी लोग भूल गए इसको। अच्छा, प्रसाद कभी कभी जरूरी भी होता है, क्योंकि इलाहाबाद का एक पक्ष और है, उद्दंडता एक पक्ष है। अगर आपको कहीं से भी ढील छोड़ दी जाए तो आप जरायम पेशा भी बनते, आपको देर नहीं लगती। हाँ हाँ, भी बड़ा अच्छा इतिहास है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि ये दूर से आए हैं, पढ़ने आए हैं, पढ़िए, उसमें कोई समस्या नहीं कि आप रात 11 बजे 12 बजे यूनिवर्सिटी रोड पे घूम रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कहीं कोई आपको समस्या नहीं है। अच्छा, एक बात जो है, जब खास तौर से, और मैंने देखा कि जो आज आपके एज ग्रुप के अफसर हैं, तो कहीं न कहीं से उनका इलाहाबाद से नाता है, लेकिन जो यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं वो शायद इतने इलाहाबादी नहीं हैं। मैक्सिमम हो सकता है ग्रेजुएशन किया हो वहाँ से, बाकी ये जो है एक्सपोर्ट हो गया इलाहाबाद का टैलेंट, जेएनयू में हो गया है, दिल्ली चला गया। इसके पीछे का क्या कारण आपको समझ में आता है? देखिए, मैं तो अर्लियर ही मुझे ये लगता था कि हमारा जो करिकुलम तो है वो, मैं गणित का हूँ तो मैं उतना ही जानता हूँ, लेकिन हमारे करिकुलम को एक्सटेंड करना चाहिए था, नए थॉट्स उसमें एंट्री कराना चाहिए था, जो कि संभवतः इलाहाबाद में नहीं हो पाया, या हो नहीं पाया, या बीच में वो डोल ड्रम में पड़ा रहा कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल होना है। कैसे हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हुए भी बहुत दिन हो गए, लेकिन शायद मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्ताधर्ताओं को, मैं कर्णधारों को मैं कहना चाहूँगा, ये ब्रेन ड्रेन हो गया है इलाहाबाद से, और उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। स्टेट यूनिवर्सिटी थी तब तक जो है आप बहुत अच्छे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाने के बाद आप स्टेट यूनिवर्सिटी से भी बदतर हो गए हैं।
तो साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ कीजिए। इलाहाबाद का आईएएस मिलता रहे, जब भी कोई इलाहाबादी किसी ऑफिस में घुसे तो 5 अफसर मिलने चाहिए इलाहाबाद के। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। तो सर इलाहाबाद तो छोड़िए, ये बार बार हमारा भी थोड़ा सा जो है वीक कोना है। और इलाहाबाद के बारे में एक ख़ास बात और होती है कि जो लगातार 3 साल इलाहाबाद में रह गए वो जन्म भर के लिए इलाहाबादी हो जाता है, और आप तो 6 साल रहे, तो आप इलाहाबादी तो है ही हैं। तो आपको भी हम लोग पूरा 1 घंटे बात कर लेंगे इलाहाबाद पे, लेकिन आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बातें हम जाने देते हैं कि पढ़ते समय क्या आर्थिक स्थितियाँ रही, क्या मजबूरियाँ रही, कैसा पारिवारिक बैकग्राउंड था। और मेरे ख्याल में हमने इसी पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से बात किया है। करीब करीब पारिवारिक स्थितियाँ ज़्यादातर लोगों की एक जैसी थी, ख़ास तौर से जिन्होंने अचीव किया। कुछ लोग तो डेलीगेसी में इसलिए रहे कि हॉस्टल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, घर से लकड़ी लाते थे, घर से बुरादा लाते थे, घर से चावल लाते थे, तो वो भी बने अफसर। हमने उनका भी यहीं पे इंटरव्यू किया है। IRS है, हमारे परम मित्र अजय प्रताप सिंह जी हैं, अभी कमिश्नर हो गए हैं, चीफ कमिश्नर की लाइन में। अब सर पहली पोस्टिंग PCS बनने के बाद वो रहे, तो क्या अनुभव हुआ आपको वहाँ पे? हाँ, मैं नैनीताल में सबसे पहली बार हुआ, और नैनीताल में ये इत्तेफाक रहा कि मुझे परगना या सब डिवीज़न का चार्ज नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत कम दिन रहा, 4 महीने ही रहा। नैनीताल के बगल, ट्रेनिंग के बाद जो, हाँ ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग भी लिया आपने? हाँ वहीं ट्रेनिंग लिया था और वहीं मेरी पोस्टिंग हो गई। नैनीताल के पास में एक ज़िला है अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के कलेक्टर ने मुझे बुलवा लिया। और अल्मोड़ा अब 2 हिस्सों में है मेरे ख्याल से, अल्मोड़ा और बागेश्वर। उस जमाने में अल्मोड़ा ही होता था। हाँ, उस ज़माने में अल्मोड़ा ही था। और अल्मोड़ा में एक सब डिवीज़न था जो नया था कंपैरेटिवली, भिकिया सेण। आपको हमें स्मरण करा दूं कि जो हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, वो भिकिया सेण गाँव के हैं। तो ये एक नैरो वैली है, और जैसे मैदान में थोड़ी गर्मी पड़ती है वैसे करके वहाँ पड़ती थी। अच्छा, मतलब यहाँ से कम, लेकिन नैरो वैली है, वैली खुली होती है तो थोड़ा गर्मी कम होती है। तो भिकिया सेण में एक खास बात थी कि इसमें जो इलाके शामिल थे, कई पर्वत श्रृंखलाएं शामिल थी। तो जब हम लोग भिकिया सेण से जाते थे आउटर में, तो जैसे जैसे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते जाते थे वैसे वैसे हम लोग कपड़े पहनते जाते थे। और वहाँ पर एक इलाका है, जाहिर है कि आज भी होगा, सल्ट पहुँच जाते थे तो हम लोग पूरा, अब तो बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। हाँ, कोट वगैरह पहन के, मफलर वगैरह लगा के, और जितना देर वहाँ रहते थे सल्ट में उतना देर ये सब करते रहते थे, क्योंकि अमूमन वहाँ के बादल वहाँ से उड़ते रहते हैं और उस तरह का डिम लाइट थोड़ी सी बनी रहती है। तकरीबन वही देहरादून मसूरी वाला। हाँ, देहरादून का नहीं, मसूरी से और थोड़ा, देहरादून से जब आप चले, हाँ मसूरी से थोड़ा और चले। मसूरी से थोड़ा सा और ऊपर। तो सल्ट में, अच्छा, वहाँ से जब हम देर शाम को वहाँ से उतरते थे, उन दिनों कच्ची सड़क थी, पक्की नहीं थी सल्ट के लिए, अब बन गई होगी। तो वहाँ से उतरते थे, उसी तरह से कपड़े उतारते जाते थे, कोट उतार दिया, फिर स्वेटर उतार दिया, और भिकिया सेण आते थे तो हाफ शर्ट में आते थे। मतलब इस तरह से ये जो एक ही दिन में सर्दी गर्मी दोनों
एक ही दिन में सर्दी और गर्मी दोनों, कभी बरसात भी। बरसात तो अक्सर हो जाती थी। मुझे एक आश्चर्य बहुत लगता था उस समय कि वहाँ पर एसटीडी नहीं था उन दिनों। वो टॉवर मैंने ही बनवाया था, जिससे कि आप किसी को डायल करें, घुमाने वाला डायल था। तो तत्समय, जबकि आज से 100 साल 90 साल पहले कम्युनिकेशन पर्वत का इतना फास्ट होता है जितना कि शायद मुझे लगता है टेलीफोन इतना फास्ट कम्युनिकेशन होता है। अच्छा। और पहाड़ में आप एक चीज़ देखेंगे, हमेशा फील करेंगे कि अगर आदमी आपके यहाँ देर शाम को आके उसने कहा कि बस एक कप चाय पिएंगे, तो चाय एक कप नहीं पीते हैं हम लोग, 2 गिलास पीते थे उन दिनों। वो कहा भी जाता है कि लोटे में चाय पीते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि शाम का खाना बना के रखिए, वो यहीं खाएगा, क्योंकि बसें बहुत कम चलती थी उन दिनों। रुक गया तो खाना खाएगा, अगले दिन कुछ नाश्ता पानी करके फिर से बस पकड़ेगा सवेरे वाली। तो वो जो पहाड़ का जो आत्मीयता है, जो पहाड़ का प्रेम है, जो पहाड़ का आलिंगन है, तो वो तो आपको जो है कुछ ही क्षणों में महसूस हो जाता है। जब आप पर्यटक होके जाते हैं और आप प्रशासक होके गए थे, तो आपने खूब अच्छा अनुभव किया होगा। बहुत अच्छा। मुझे कई बार लगता था कि हल्द्वानी काठ गोदाम से जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका जो मेंटल वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाता है। जो देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, वो यूं ही नहीं कहते हैं लोग। वैसे वैसे आपका मानसिक जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो बढ़ता चला जाएगा। और जब हम लोग बहुत रह गए पहाड़ में, तो कई बार बड़ी घबराहट सी होती थी कि मैदान के रहने वाले हैं और पहाड़ पे पोस्टिंग है, तो क्या करें। तो एक जगह हम लोगों ने ढूंढ निकाली थी कि जाड़े में अगर आप अपनी गाड़ी से उस जगह आ जाते तो आपको मैदान में फूली हुई सरसों का एक दृश्य दिखाई पड़ता था। तो कलेक्टर साहब से कह दिया कि साहब आज जाएंगे, मैदान देखेंगे। तो उनको पता था कि ये मैदान क्या देखेगा, अभी 20 किलोमीटर आगे जाके ये उस जगह खड़े होके सरसों का खेत देखेगा, जिससे इसे अनुभूति हो जाए कि मैदान में आ गए। पहाड़ में एक और समस्या है, मैं समस्या तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये नेचर है, कि जो रास्ते हैं वो बड़े घूम घूम के जाते हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारा कुमाऊं मंडल है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, गढ़वाल में तो रास्ते ऊंचाई को जाते हैं और थोड़े सकरे भी कंपैरेटिव होते हैं, लेकिन कुमाऊं में रास्ते थोड़े से चौड़े हैं। अब बारिश हुई तो किस समय ऊपर से लैंड स्लाइड हो जाए, ये हम पक्का नहीं जानते। आप जा रहे हैं तो आप खड़े हो गए। बारिश के सीजन में पहाड़ की सड़क आप देखते होंगे बनी है और सडन इस तरह से करके कट स्टोन टाइप लगा है। बहुत बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों लगाया। ऐसे स्थान को पहाड़ में गधेरा कहते हैं, क्योंकि जब बारिश हो गई अगर नदी बन जाता है, तो वो इतना तीव्र नदी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने खुद आंखों से कई बार देखा है। वन मोर थिंग फॉर कुमाऊं। कुमाऊं में जो हमारा हिमालयन, क्या कहेंगे हम लोग, हिमालयन बाघ जो है, ये टाइगर से ही मिलता जुलता है। ये जो है जिम कार्बेट ने अपने कई किताबों में इसका उल्लेख किया है। ये टाइगर, जब इसको शकुन मानते हैं कि अगर आपको टाइगर दिखा तो ये शगुन है। अमूमन टाइगर ह्यूमन बीइंग पर आक्रमण नहीं करता है, अनलेस कि या तो उसके कैनाइन टीथ में प्रॉब्लम है
या उसके पंजे में प्रॉब्लम है, घायल हो गया है या बुजुर्ग हो गया है, अन्यथा नहीं करता है। और मुझे टाइगर का कई बार दर्शन हुआ। एक बहुत अच्छा, अभी अननोन सा, अब तो नोन हो गया है, मंदिर है, टेम्पल है, गर्जिया मंदिर। ये है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उसका अध्यक्ष भी रहा मंदिर समिति का। और जागेश्वर धाम 1000 साल पहले कत्यूरी शासकों ने बनवाया था। और जागेश्वर धाम आप जाएं तो उस टेम्पल में कहीं छत नहीं है, इस तरह से पत्थर संजोए हैं कि वो ऊंचाई पे उन्होंने निकाल दिया है। ये सम सॉर्ट ऑफ sacred complex for only one God, and that is Lord Shiva. शिवा के ही मंदिर हैं, आपको 50 मिल जाएंगे। सारे उतने ऊंचे नहीं हैं, वो तो ऐसे दो ही हैं, लेकिन छोटे बड़े इस तरह के मिल जाएंगे। घाघरा नदी का ऑलमोस्ट आपका उद्गम स्थल भी वहीं से है, आसपास में ही है। अच्छा। घाघरा भी वहीं से निकलती है। बागेश्वर सर, ये हमारे हेमंत जी हमारे पीछे लगे हुए हैं। पहले उन्होंने इलाहाबाद की याद दिलाई, अब वो जिम कॉर्बेट की बात कर रहे हैं, कुमायूं मंडल की बात कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि आज के समय मैं कुमायूं मंडल में ही काम कर रहा हूँ। मैं काशीपुर में एक ओवरब्रिज बना रहा हूँ, वो कुमायूं मंडल में है। इसके पहले धनगढ़ी और पनौत, जहाँ पे जिम कॉर्बेट का जिक्र किया, वहाँ पे हमारा काम चल रहा था। और जिस तेंदुए का भी आतंक था हमारे यहाँ, और शेर का भी आतंक था, हम लोग काम नहीं कर पाते थे। तुरंत आ जाते थे जंगल वाले की जो है कालिंग हो रही है, कालिंग हो रही है, काम बंद करिए। कालिंग बताएं क्या होती है? जब हिरन और पक्षी एक विशेष आवाज़ निकालते हैं तो जंगल विभाग को पता चल जाता है कि आसपास शेर है, तो वो काम बंद करा देते हैं। और हमारे प्लांट में कुत्ते वुत्ते भी काफ़ी पल गए थे, कुछ तेंदुए उठा ले गए, कुछ जो है शेर का भी हमारे प्लांट के सामने ही जो है शिकार किया, तेंदुए ने, शेर ने शिकार किया। और ठीक सामने की पहाड़ी पे शेर था, तो लगातार बहुत दिनों तक काम बंद होता था। दर्शन आपको होते थे बार बार, लेकिन आवाज़ हमको सुनाई पड़ती थी बार बार, और दहाड़ता था शेर। तो लगता था कि बिजली जो चमकती है वैसी आवाज़ नहीं होती, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक आवाज़। हाँ हाँ। और अमूमन एक फिल्म आई थी बहुत पहले, सिंघम करके। सिंघम या किसी अन्य फिल्म का डायलॉग है कि तुमने टाइगर जू में देखे होंगे, तुमने टाइगर और कहीं देखे होंगे, सर्कस में देखे होंगे, जंगल में घूमता हुआ नहीं देखा है। और सचमुच अगर आप जंगल में उसे देखेंगे तो आपके रोंगटे निश्चित रूप से खड़े हो जाएंगे। और जो आवाज़ करता है, जो आप बता रहे हैं, ये भी बहुत भयानक है। ऐसा लगता है कि जंगल, पहाड़ के पत्थर आपस में कांप रहे हों। बहुत ही डेंजरस आवाज़ करता है। ये सारा अनुभव लेना है तो हम लोग का एक रिजॉर्ट है, मैंगोल ब्लूम करके है, धनगढ़ी गेट से 3-4 किलोमीटर दूर जाके। तो वहाँ कभी आप लोग ठहरने आइए, और ख़ास तौर से बरसात में ठहरने आइए, तो ज़बरदस्त नज़ारा है। हमारे अपने रिजॉर्ट में ही जंगल है, हमारे अपने रिजॉर्ट में ही पहाड़ है, और हमारे अपने रिजॉर्ट में ही कोसी नदी भी है। तो कोसी अल्मोड़ा वाली, हाँ, अल्मोड़ा वाली कोसी नदी, तो जिम कॉर्बेट से निकलता है। कोसी रेंज और कॉर्बेट रेंज, 2 रेंज तो वहाँ पे है ही हैं। तो बड़ी मज़ेदार है लाइफ उत्तराखंड की। और मैं जहाँ से पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैं 5-7 साल से पहाड़ पे रहते रहते मेरे दोस्त छूटे जा रहे थे लखनऊ उत्तर प्रदेश के। तो हमने कहा एक वेंचर शुरू करते हैं ताकि लखनऊ से भी रिश्ता बना रहे,
लेकिन मेरी वाइफ साहब बोलती हैं तुमको जहाँ जाना हो जाओ, मैं उत्तराखंड छोड़ के नहीं जाऊंगी। बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, और सिर्फ पहाड़ पत्थर जंगल पेड़ पौधे ही खूबसूरत नहीं है, वहाँ के लोग बहुत खूबसूरत हैं। और अभी भी उनके अंदर वो चीज़ें नहीं आई हैं जो हमारे मैदानी इलाकों में बहुत पहले से हैं। मैं काशीपुर में हूँ, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा पंजाब है, वो पहाड़ उतना नहीं है जितना पंजाब है, तो वहाँ तो बहुत सारा मनी माइंडेड हैं लोग, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वो एक अजब दृश्य है। किसी से मिलना और किसी से बिछड़ना एक ही दिन में हो जाएगा। अगर आप एक दिन भी कहीं पहाड़ पे जाते हैं तो जाने की जितनी खुशी होगी और वहाँ से लौटने का उतना ही गम एक ही दिन में हो जाएगा। एक सर आपने महसूस किया था या नहीं किया था, एक बार मैं किसी काम से निकला तो हम लोग गए यहाँ धनगढ़ी गेट से होते हुए आगे रानी खेत गए, पतली सी सड़क है, बतरौज खान रानी खेत। जी, रानी खेत गए और रानी खेत से हम लोग जो है वापसी में बागेश्वर, और बागेश्वर के आगे थोड़ा सा पिथौरागढ़ की साइड में गए। तो वहाँ से लौटते समय हम लोग जो है अल्मोड़ा होकर लौटे बागेश्वर से। हमारे जो हमने देखा कि पहाड़ पे जाके एक मन प्रसन्न होता है, लेकिन हम लोग के साथ थोड़ा उल्टा हुआ। जंगलों में आग बहुत लगी हुई थी, करीब करीब हर पेड़ जला हुआ था, हर पेड़ घायल था। तो इसको सर आप लोग के ज़माने में भी क्या ऐसी घटनाएं होती थी या तब नहीं होती थी? होती थी। जंगल की आग जो लगती है, किसे हम कैसे कहते हैं, दावानल, सरल भाषा में दावानल कहेंगे। हमारे जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो बड़ी ही कुशलतापूर्वक इस तरह से रखते हैं पेड़ों को कि एक पूरा गलियारा बना देते हैं पेड़ की हाइट तक, कि अगर जलता हुआ पेड़ गिरे तो दूसरे वाले वृक्षों से दूर रहे, मेल ना हो दोनों का। इवन देन दावानल जो है वो उसकी नेचर है, वो पेड़ रगड़ते हैं आपस में, और हर समय तो हवा चलती है। कई बार ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन पहाड़ का कोई भी आदमी कोशिश यही करता है कि जब वो गुजर रहा होता है तो कोई जलती चीज़, सिगरेट, बीड़ी या ऐसी चीज़ वहाँ ना डाले, ये वो ध्यान रखते हैं। कभी कभी तो सर ऐसा भी लगता है कि मैन मेड था, जो एक तो फायर हो गया, लग गया, ये कभी कभी डिलिबरेटली लगाया जाता है शायद, और हमको धीरे धीरे करके यकीन हो रहा है। दूसरा एक चीज़ और भी होती है, बादल आए हुए हैं, छाए हुए हैं, बादलों में बादल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, यहाँ से ऊंचाई पे लगते हैं, जब आप पर्वत पे जाते हैं तो आप उन्हें छू सकते हैं, आपके हाथ में आ जाएंगे। उसकी महक तो हाँ, पहाड़ों की खूबसूरती, महक, हमने नैनीताल में भी रहे, महक आती है उसमें। नैनीताल में रहे, यहाँ भी रहे, लेकिन बादलों में घर्षण होता है तो बिजली भी बनती है, और बिजली अगर फॉरेस्ट पर कहीं गिरती है तो वो अगल बगल का पेड़ जलने लगता है, और वो धीरे धीरे करके दूसरे पेड़ों को अपने उसमें ले लेता है। इसका एक ही तरीका है, फॉरेस्ट वाले जो आधुनिक तकनीक है वो तो यूज़ करते ही होंगे, उसका एक तरीका और है कि हम कितना और फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। देखिए, कुछ पेड़ ऐसे हैं जो बहुत आसानी से ऊंचाई नहीं पकड़ते हैं पहाड़ पे, जिसमें एक हमारे जो ओक हैं, ये भी बहुत जल्दी एकदम से ऊंचे नहीं हो जाते हैं, टाइम लगता है इनमें। एक बांज का पेड़ होता है जिसे पर्वतवासी बहुत पसंद करते हैं कुमाऊं में। कहते हैं कि बांज के पेड़ के आसपास वो पानी का कोई ना कोई स्रोत इकट्ठा कर लेता है अपने पास, उसमें ये रहता है। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं मैदान के लोग। बचपन में मैं सोचता था कि पहाड़ तो ऐसा जाता तो मकान क्या ऐसे बनते हैं, लेकिन लगा कि नहीं, मकान फ्लैट ही बनते हैं। काफल होता है पहाड़ में, कुछ दालें ऐसी होती हैं जो बहुत जाड़े के सीजन में होती हैं, तूर की दाल,
हाँ, वो जाड़े के सीजन में ही उसको यूज़ करते हैं। तूर की दाल मंगाइएगा आप लोग, अगर जो दर्शक सुन रहे हैं हमें, हमारे इनबॉक्स में लिखें, तूर की दाल मैं भेजूंगा। बस ये है कि गैस वैस भरा के तूर की दाल पकाइए रात भर भिगो के, उसके बाद भी 10 सीटी लगवाएगी आपसे, लेकिन आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप दर्शकों लिखिए हमें, मैं भेजूंगा आपको। तो सर, हम लोग ब्रेक कर गए, इलाहाबाद और पहाड़ पे हम लोग बात करते रहे। ये बताइए कि नैनीताल में या उत्तराखंड में रहने के बाद जब बंटवारा हुआ तो नेचुरली आपने उत्तर प्रदेश को ऑप्ट किया होगा। जब उत्तर प्रदेश को ऑप्ट किया तो फिर बाकी की सर्विसेज तो आपकी उत्तर प्रदेश में रही। तो जब बंटवारा हुआ उस समय आप किस पद पर थे? बंटवारा हुआ तो मैं लखनऊ में ही एसडीएम था। अच्छा। और कई बार हम लोगों के आवेदन से नहीं होता है, जी। उनको संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुकूल कि सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, उस हिसाब से भी होता है। उन्होंने इनिशियली जो सेलेक्ट किए थे वो ये कि जो पहाड़ के ही निवासी हों, उन्हें अनिवार्य रूप से जाना था, या किसी ने ऑप्ट किया कि हम नहीं जाना चाहते। कि हम जाना चाहते हैं, जी। तो ऐसे भी लोग थे। और फाइनल जब ये हुआ तो फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब पहाड़ पे रह लिए हैं, अब यहीं रहेंगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि जो लोग पहाड़ को जिन्होंने ऑप्ट किया वो शायद प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी उनको मिला। हाँ, पहाड़ पे जल्दी हुआ। तो आप यहाँ शायद सचिव के रूप में रिटायर हो हाँ गए। हाँ हाँ तो वहाँ तो प्रमुख सचिव तो बड़े आराम से हो गए होते। हाँ 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 हाँ। और पहाड़ इतना प्यारा ही है कि जो पहाड़ के कई कवियों को हम लोगों ने पढ़ा है। जी। अगर आप स्मरण करें, नंदन पंत से सुमित्रा नंदन पंत और ये मांडलोई जी हैं वहाँ पर, लीलाधर मांडलोई, और एक जगूड़ी हमारे जगूड़ी थे जो दूरदर्शन में भी रहे। दूरदर्शन में रहे। ये मांडलोई साहब भी दूरदर्शन पे रहे। पहाड़ का एक चीज़, शिवानी वहाँ की थी। शिवानी वहाँ की थी। एक चीज़ पहाड़ का है जिसके बिना बात अधूरी होगी। फोक डांस पहाड़ पे बहुत मशहूर है। उनके जो फोक डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, लोकगीत और लोक संगीत। कुमाऊनी चूँकि हिंदी की ही एक बोली है, कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों, जी। तो बहुत प्यारी भाषा है। और हीरा सिंह ठाकुर, मुझे याद है तब मानिला एक प्लेस है, मानिला के रहने वाले थे, और वो कितना गाते थे होली पर जो फोक डांस करते हैं। मतलब ये अद्भुत है। हमें उत्तर प्रदेश में कोई यहाँ फोक डांस, हमने अपने इलाके में जो पश्चिम और मध्य का जो इलाका है, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर कोई फोक डांस है। ये ज़रूर है कि फोक सॉन्ग्स तो हैं जो कि गाए जाते हैं, और फोक सॉन्ग में एक आला भी है। जी। फोक सॉन्ग तो बहुत सारे रूप हैं। और फागुन वाला भी है, सारे हैं। जी। अरे इवन जो आप शादी ब्याह में जो गाली गाई जाती हाँ, है हाँ, वो भी एक तरह का हाँ फोक हाँ सॉन्ग है। फोक सॉन्ग ही है। अब काफ़ी समय हो गया और पहाड़ से उतरने का मन हो नहीं रहा है कि नीचे उतरें और सर का और एक्सपीरियंस लें कि बाकी की नौकरी कैसी रही। सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे हेमंत जी हमारे लखनऊ में ही हैं और इनके पास समय भी है, रिटायर हो चुके हैं, लिखना पढ़ना इनका सतत जारी है, अध्ययन जारी है, रामायण इन्होंने लिखा है, नाट्य रूपांतरण किया है रामायण को अपने तरीके से, अपने हिसाब से। तो पहाड़ से अगर हम नहीं उतरेंगे तो हम आज हेमंत जी से विदा लेंगे और फिर अगले एपिसोड में
हम पहाड़ से उतरेंगे नीचे और ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारे अनुभव साझा करना है। और पहाड़ के जो अनुभव आपको मिले, जो लोकगीत, जो लोक संगीत है, तो हम लोग एक मिलजुल के प्रयास किया जाए कि उस लोकगीतों को, उस लोक संगीतों को हम लोग नई ऊंचाइयां दें। और आप भी प्रयास करिए, आपके कांटेक्ट सभी भी होंगे वहाँ पे। तो हम लोग शब्द रंग के माध्यम से एक पहाड़ की संस्कृति को, पहाड़ के लोक को, पहाड़ के लोग को, पहाड़ के संगीत को, पहाड़ के गीत को हम लोग धरती पे उतारें। और नेक्स्ट एपिसोड होने से पहले आप कुछ प्रयास करके जरूर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।